आगे हम देखते हैं सिया जियांग की दोस्त से कहती है कि मैं उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम उसकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहती हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो। वो सोचती कि पता नहीं, पर जब जियांग को कुछ भी होता है तो मेरे दिल से पहले मेरी बॉडी जवाब दे देती है। पर उससे कहती है कि मैं सिर्फ उसे रीपे कर रही हूँ, पर तुम अपने फ्रेंड से मत कहना कि मैंने इन्वेस्ट किया है। और फिर वहाँ से चली जाती है, पर उसका फ्रेंड तो तुरंत मैसेज करके बता देता है कि सिया ने तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सिया कंपनी जाती है और अपने पापा को फूड लेके देती है, तो उसके पापा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। वैसे भी हमारी कंपनी का में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है, यदि वो सक्सेसफुल हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो याद करती है कि यही तो वो प्रोजेक्ट है जिसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई थी। फिर बाद में हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई और पापा का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से दादाजी की भी हालत ख़राब हो गई थी। इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो कहती है कि तो वेल पुल प्लान है ना। तो वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है कि मुझे दादाजी ने बताया था। क्या हम एक बैकअप प्लान रेडी रख सकते हैं? यदि कभी भी हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो हमारे पास दूसरा प्लान होगा बैकअप के लिए। तो वो कहती है कि नहीं, हमारे इस प्रोजेक्ट में जो टीम मेंबर है वो बहुत ज़्यादा लॉयल है। वो कहती है फिर भी सेफ्टी हमेशा अच्छी होती है। फिर वो उसके कान में कुछ कहती है, तो कहते कि वाह, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, मुझे तो नहीं पता था कि तुम कंपनी में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। फिर वो उसे अपने टीम मेंबर के साथ मिलवाने लेकर आते हैं, कहते हैं कि अब से इस प्रोजेक्ट में सिया भी आपका साथ देगी। सिया कहती है कि मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता, आप लोग मुझे गाइड करना। तो एक पर्सन कहता है कि सुपरवाइज़र चेन क्यों नहीं आए। तो सिया के फादर कहते हैं कि मैंने उसे कुछ काम दिए हैं। बाद में वो उसे फ़ोन करके कहते हैं कि मुझे पता है कि 1 महीने से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा काम का लोड हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प लिए किसी को लिया है। फिर सिया काम कर रही होती है, तभी किसी का फ़ोन आता है कि जियांग की मॉम एक्सपायर हो गई और वो बहुत ज़्यादा काम है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया है। तो वो तुरंत उससे मिलने जाती है। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी या तुम्हें सिर्फ लू ने भेजा है। तो वो कहती है कि तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए उसने मुझे यहाँ पे भेजा। तो वो उसे गले लगा कर कहता है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो क्या तुम मेरी केयर करोगी। और फिर उसे किस करने लगता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि दादाजी कहते हैं कि तुमने अभी भी वो लड़के को नहीं छोड़ा, उसे उसकी फैमिली के लोगों ने ही निकाल दिया था। तो वो कहती है कि मुझे फाई फैमिली से शादी नहीं करनी है और मुझे इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। तो दादाजी कहते हैं कि यदि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो हम तुम्हारी शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। फिर बाद में वो सोने जाने वाली थी, तभी उसे फ़ोन आता है। जियांग कहता है कि मैं तुम्हारे घर के नीचे खड़ा हूँ। वो पूछती है कि तुम इधर क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो कहती है कि तुम घर चले जाओ, ठंडी काफ़ी है। वो कहता है कि ठीक है, तो मैं यहीं तुम्हारा वेट करूँगा। पर तभी बारिश होने लगती है, तो वो देखती है कि वो अभी भी वहाँ पे खड़ा है। फिर वो जाती है उससे मिलने, कहती है कि अब तुमने मुझे देख लिया ना, अब चली जाओ और घर जाके गर्म पानी से नहा लेना। तो वो उसे हक कर लेता है। फिर वो उसे अपने रूम में लेकर आती है। वो सोचती है कि मैं उसकी बॉडी के बारे में क्यों सोच रही हूँ। फिर वो सो जाती है। तभी वो भी वहाँ पे आ जाता है। वो देखता है कि सिया सपना देख रही होती है पास्ट लाइफ का, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है। तो वो उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, और उसे किस करता है। फिर जब वो उठती है तो सोचती है कि अच्छा हुआ कुछ भी नहीं हुआ। तो जियांग कहता है कि क्या सच में तुम मुझे इस तरीके का आदमी समझती हो। तभी सिया को फ़ोन आता है, तो उसके दादाजी कहते हैं कि तुम्हारे बाजू में जो लड़का है उसे फ़ोन दो, मुझे पता है कि वो तुम्हारे साथ है। तो उसे फ़ोन देती है। दादाजी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम सिया के साथ रहना चाहते हो, यदि तुम्हें सिया के साथ रहना है तो लू फैमिली में वापस चले जाओ और अपने आप को प्रूव करो। तो वो भी प्रॉमिस करता है कि ठीक है, मैं चला जाऊँगा। फिर बाद में एक असिस्टेंट आके सिया से कहती है एक फॉरेन कंपनी ने हमारा प्रोजेक्ट हमसे पहले ही लॉन्च कर दिया और हमारे प्रोजेक्ट जैसा ही है। यदि हमने अब प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो हमें प्लेगरिज्म का इल्ज़ाम झेलना पड़ेगा। बाद में सिया, उसके फादर और दादाजी बैठे हुए होते हैं। उसके दादाजी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो हमारे स्टॉक के प्राइस भी गिर जाएंगे क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा 1 महीने से मार्केटिंग की थी। बट यदि ये प्रोजेक्ट लॉन्च भी कर दिया तो कॉपी करने के इल्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो सिया कहती है कि मैं इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करूँगी। तो वो कहती है कि इन्वेस्टिगेशन करने का भी क्या फ़ायदा, हमारे पास अभी काफ़ी कम टाइम है। तो उसके फादर सच बताने जाते हैं, पर सिया रोक देती है। वो कहते हैं कि तुम सच क्यों नहीं बताने दे रही, कि हमारे पास दूसरा बैकअप प्लान भी है। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे पता है ये सब किसने किया है, मैनेजर झाओ ने ये सब कुछ किया है। यदि हम दादाजी को बता देंगे तो उनके एक्सप्रेशन रियल नहीं रहेंगे। दादाजी के एक्सप्रेशन से तो वो लोग को लगेगा कि वो सक्सेस हो गए, तभी तो हम उनको पकड़ पाएंगे। तो उसके डैड भी अग्री करते हैं। बाद में हम देखते हैं जियांग अपनी फैमिली में जाता है, तो उसके दादाजी कहते हैं कि क्या तुमने लू फैमिली के डेटे चुराए हैं। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ ये प्रूव करना चाहता हूँ कि आपके रखे हुए लोग इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि उसको सेफ रख सके। तो वो कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम अपने आप को प्रूव कर पाए तो मैं लू फैमिली तुम्हें सौंप दूंगा।
फिर वो अपना सामान पैक कर रहा होता है, तभी उसका फ्रेंड आता है और उसे एक लेटर देके कहता है कि ये तुम्हारे लिए आया था। वो रीड करता है जिसमें लिखा होता है कि तुम एक बुक के अंदर की ज़िंदगी जी रहे हो और तुम इस कहानी के विलन हो। सिया का खुद का एक मेल लीड है। यदि तुम उन दोनों के रास्ते में आए तो ऑलरेडी उनकी फैमिली क्राइसिस में है और सिया की लाइफ में और ज़्यादा ट्रेजेडी आएगी। जब सिया और उसके फादर लंच कर रहे होते हैं तभी उसे फ़ोन आता है। फिर वो जियांग से मिलने जाती है तो वो उसे पेंटिंग देता है। वो सोचती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे मैंने पहले भी देखा है। जियांग सोचता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। फिर हम देखते हैं कि सिया और उसके फादर बात कर रहे होते हैं। सबको यही लग रहा है कि हमारी फैमिली काफ़ी ट्रबल में है, तो सिया कहती है कि अभी सही समय है हमारे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का। और फिर वो न्यूज़ स्प्रेड कर देते हैं, तो ये न्यूज़ वो मिस्टीरियस पर्सन भी देखता है। तो वो भी कहती है कि अच्छा काम किया है, हमें भी इस इम्पोर्टेंट मौके पे एब्सेंट नहीं रहना चाहिए, तो हम भी ज़रूर जाएंगे। फिर हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाती है, पर कुछ रिपोर्टर्स कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट तो एक हफ्ते पहले फॉरेन कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, तो क्या आपका प्रोजेक्ट उनका कॉपी है? तो वो कहती है कि हमने प्रोजेक्ट कॉपी नहीं किया। तो वो मिस्टीरियस पर्सन भी वहाँ पे आया था। वो सोचती है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, अब इसकी सज़ा भुगतो। तभी वहाँ पर लीना आकर कहती है कि हमारा प्रोजेक्ट आपने कॉपी किया है और बैनर तक भी कॉपी किया है। तो सिया अपने प्रोजेक्ट उनको दिखाती है जो कि उनके प्रोजेक्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। एक्चुअल में लीना को सिया की कंपनी के मैनेजर ने कहा होता है कि तुम्हारी कंपनी को हम सारा मटेरियल्स दे देंगे, तुम्हें 95% कॉपी करना है और उनसे पहले लॉन्च कर देना है, ताकि जब वो अपने प्रोडक्ट लॉन्च करे तो उनके ऊपर कॉपी करने का इल्ज़ाम आए। फिर उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगी। और लीना को भी एक बार सिया ने थप्पड़ मारा होता है तो उसे भी बदला लेना होता है, तो वो भी मान जाती है। पर यहाँ पर सिया को तो सब कुछ पता था, इसलिए उसने पूरा गेम ही पलट दिया। तो लीना वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो सारे रिपोर्टर्स भी उसका पीछा करने लगते हैं। तो मिस्टीरियस पर्सन कहती है कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर वो भी चली जाती है। जब सिया की नज़र जियांग पर पड़ती है तो कहती है कि क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो कहता है कि मुझे एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था कि हम एक नॉवेल वर्ल्ड में जी रहे हैं जिसकी हीरोइन तुम हो। वो पूछती है कि यदि हम नॉवेल वर्ल्ड में हैं तो तुम क्या हो? तो वो कहता है कि मैं मेन हीरो हूँ, यानी कि तुम्हें तो पता ही होगा नॉवेल्स में हीरो और हीरोइन लास्ट में एक हो जाते हैं। वो कहती है कि अभी मुझे इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो मैं जा रही हूँ। तो वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम कब मुझे यूज़ करके फेंकना बंद करोगी, और उसे किस करने लगता है। वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि यह तुम्हारा रिवॉर्ड है। फिर हम देखते हैं कि दादाजी कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? तो उसके डैड कहते हैं कि आपका बिहेवियर देखकर ही तो उनको विश्वास होता कि सच में हम लोग ट्रबल में हैं। तो दादाजी तो खुश हो जाते हैं, कहते हैं तुम तो मुझसे भी ज़्यादा स्मार्ट और मैच्योर हो, तुमने काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को हैंडल किया। तो सिया कहती है फिर भी मुझे वो पर्सन नहीं मिला जो हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तभी उसे कॉल आता है कि उनकी कंपनी में एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो कोई और नहीं पर वही मिस्टीरियस पर्सन शाओ थी, जो उसे काफ़ी अच्छी ऑफर करती है कि उनके न्यू प्रोजेक्ट में हाफ मनी भी इन्वेस्ट करेंगी और रिसर्च की टीम भी देगी। तो उनके जाने के बाद उसकी असिस्टेंट कहती है कि अब तक की हमारी बेस्ट डील है। सिया कहती है पता नहीं फिर भी मुझे ये रियल क्यों नहीं लगती। तभी उनका एक एम्प्लॉय उन्हें लंच के लिए इनवाइट करता है तो सिया हाँ कहती है, पर ये सब जियांग देख रहा था, उसे बहुत ज़्यादा जलस हो रही थी। इसलिए जब वो घर जाती है तो पीछे से उसे कोई पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं पर जियांग था। वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो, मुझे जाने दो। वो कहता है कि तुम ऐसी नज़रों से किसी और मर्द को मत देखो। वो कहती है कि तुम आधी रात को ये सब बातें करने के लिए आए हो। तो वो उसे किस करने लगता है। वो कहती है अब तुम लू फैमिली में आ गए हो, तुम्हें मेरी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अब हमें हमारे इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। तो जियांग काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बाद में हम एक पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर वह मिस्टीरियस पर्सन शो भी आई थी और वहाँ पे जियांग भी आया हुआ होता है। तो शाओ कहती है कि तुम मिस्टर लू हो, है ना? तो वो कहता है हाँ। कि यदि सिया की एंगेजमेंट पाई फैमिली में नहीं हुई होती तो तुम भी सिया के लिए बेटर ऑप्शन होते। पर वो पूछती है कि तुम लोग कब शादी करने वाले हो? तो सिया कहती है कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। जब वो वहाँ जा रही होती है तो सुनती है जियांग और उसकी चाची बात कर रहे होते हैं। उसकी आंटी कहती है कि तुम सिया से दूर रहो, वो यान की होने वाली वाइफ है। तो वो कहता है कि चलो आपको याद तो आया कि हम दोनों ब्रदर्स हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें भी तुम्हारे फादर की तरह मर जाना चाहिए था। इसलिए सोचती है कि दोनों ही भाई थे पर दोनों ही फैमिली ने जियांग को छोड़ दिया था। तभी उसकी मुलाकात मिसेस आइरिस से होती है। वो कहती है कि आखिरकार मेरी पेंटिंग की हीरोइन मुझे मिल ही गई। तो वो कहती है कि मैं समझी नहीं। वो कहती है कि आज से 10 साल पहले मैंने तुम्हें और जियांग को देखकर ही ये पेंटिंग बनाई थी। तो वो सोचती है कि तभी मुझे ये पेंटिंग को देखकर काफ़ी फेमिलियर फील हुआ। मिसेस आइरिस कहती है कि जियांग ने तुम्हारे लिए पेंटिंग खरीदी थी क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो वो सोचती है कि मैंने अब तक उसे गलत समझा, एक्चुअल में तो वो मुझे पसंद करता था। फिर जब वो घर जाती है तो जियांग उसे पीछे से देख रहा होता है। फिर वो पीछे से उसके पास आकर उसे घर पे लेकर जाती है। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो वो कहता है कि अब कहने का क्या फ़ायदा, हमारे बीच में जो कुछ भी था ख़त्म हो गया।
वो कहती है कि मैं वो अनहेल्थी रिलेशनशिप को ख़त्म करने की बात कर रही थी। मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि हम नया रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। यदि तुम्हें नहीं करना है तो मैं चली जाती हूँ। तो वो जाने लगती है। वो कहता है कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। मैं तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करता हूँ। तुम मेरी बॉडी पर जो भी मार्क देती हो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसे किस करने जाता है, पर तभी उसके डैड का आवाज़ आता है कि ये मेन गेट कैसे खुला छोड़ दिया। वो तुरंत उसे अपने रूम में छुपा देती है। उसके डैड वहाँ पर आते हैं, कहते हैं मुझे लगा तुम किसी से बात कर रही हो। वो कहती है कि मैं तो अभी नींद से उठी हूँ। पर तभी चीज़ गिरती है तो वो अंदर देखने जाते हैं तो उनकी नज़र जियांग पे पड़ती है। तो जियांग कहता है कि हेलो अंकल, आई नो हमारी मीटिंग इतनी ठीक नहीं है, पर अगली बार मैं ऑफिशियली आपसे मिलूंगा। बाद में हम देखते हैं शाओ को पता चल जाता है सिया और जियांग प्राइवेटली मिले थे। तो वो कहते हैं कि मुझे इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। वहीं पर सिया और उसकी फ्रेंड उनके फ्रेंड के बर्थडे के सेलिब्रेट करने के क्लब में आए होते हैं। तभी सिया की नज़र पड़ती है वो लड़के पे जिसने उसे किडनैप किया था पिछली लाइफ में। तो उसे देखकर वो भाग जाती है। तो लड़का भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आता है। सिया को याद आता है कि यही वो लड़का है जिसने उसे लास्ट लाइफ में किडनैप किया था और उसकी लाइफ नरक बना दी थी। और वो सोचती है कि मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा और फिर वो अपने रेड रूम में चली जाती है। वहीं पर सिया की फ्रेंड जियांग को कहती है कि सिया मिल नहीं रही है। वो उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर लगता नहीं है। तो वो समझ जाता है कि वो कहाँ पे गई है। फिर वो रेड रूम में आता है तो सिया ने उसके पैर पे चोट लगाई होती है। वो कहता है क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। तो सिया को तो अटैक खाए होते हैं। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम चाहो तो मेरा यूज़ कर सकती हो। तो वो हाँ कहती है। तो फिर उसे गोद में उठा लेता है और उसे किस करने लगता है। वो कहता है कि तुम जो चाहे वो मेरे साथ कर सकती हो, एक्चुअल में मुझे ये सब पसंद है। तो सिया उसके शोल्डर पर बाइट कर लेती है। वो मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे प्यार का लालची नहीं हूँ, पर मैं बस चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें। पर मुझे लगता है कि मुझे एक बीमारी हो गई है सिया के नाम की। फिर जब वो उठती है तो जियांग उसके पास होता है। तो वो उसे रोक लेती है। तो वो कहता है कि अच्छी बात नहीं है, मेरा यूज़ करो फिर मुझे छोड़ दो। वो कहती है मैंने कब तुम्हें मना किया, और उसे किस करती है। फिर वो कहती है कि तुम कल रात मेरे पास कैसे आए। वो कहता है कि मैंने तुम्हें मैसेज किए पर तुमने जवाब नहीं दिए, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हुई। वो कहती है कि क्या तुम नॉवेल वाली कहानी को सच मानते हो। तो वो कहता है हाँ। वो कहती है कि मैंने भी एक बुरा सपना देखा था जिसमें मैं हमेशा तुम्हें एब्यूज़ किया करती थी। फिर मेरी फैमिली में एक के बाद एक ट्रेजेडी होने लगी और तुम भी मुझे उस चीज़ का बदला ले रहे थे। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझ पे शक कर रही हो। वो कहती है नहीं, इन सब के बाद मेरा किडनैप कर दिया गया और मुझे टॉर्चर किया गया था, और वही पर्सन मैंने कल देखा जो मुझे किडनैप करने के लिए आया था। तो वो कहता है कि तुम्हें कोई नुकसान करने की कोशिश भी करेगा तो मैं नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। बाद में वो अपने असिस्टेंट के साथ बातें कर रहा था और उसे वो मिस्टीरियस पर्सन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को बोलता है। उन्हें काफ़ी सारे सर्विलेंस मिलते हैं पर फिर भी वो लोग उसे पकड़ नहीं पाते। वो इतना समझ जाता है कि ये कोई इलीगल पर्सन है जो कि कहीं भी आ जा सकता है पर कभी भी गायब भी हो सकता है। वो कहता है कि जो भी सिया को हर्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसे ज़रूर पकड़ कर रहूँगा। वहीं पर मिस बाई सिया से मिलने के लिए आती है। कहती है तुम्हें जियांग को छोड़ देना चाहिए, तुम्हें उसके बिहेवियर के बारे में नहीं पता। वो कहती है मुझसे अच्छा तो कोई जान ही नहीं सकता उसे। वो कहती है कि वो भी उसके फादर जैसा ही है। मेरी सिस्टर का क्या हाल हुआ, कितना टॉर्चर सहना पड़ा बेचारी को। और जियांग तो उससे भी ज़्यादा रूथलेस है। जिसने उसे बुली किया था, जैसे ही वो लू फैमिली का सीईओ बना उसने बदला लेना शुरू कर दिया। तुम्हारी भी हालत उसकी मॉम जैसी ही होगी। तो सिया कहती है कि आप क्या कहना चाहती हो, जिसने उसे बुली किया वो भी उसे अच्छे से ट्रीट करे। आप यहाँ से चले जाइए, मैं जियांग को नहीं छोड़ूंगी। तो जियांग ये सब कुछ सुन रहा होता है। सिया कहती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया है ना। तो वो कहता है हाँ। तो अब से सिस्टर तुम मुझे हमेशा अच्छे से ट्रीट करना। तो उसे किस करती है। वो कहती है कि तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता। तो वो भी उसे किस करने लगता है। बाद में जियांग सिया को मिस्टीरियस पर्सन का फोटो दिखा के पूछता है कि क्या ये वही है जो तुम्हें किडनैप करने के लिए आया था। तो वो सोचती है कि यदि जियांग मेल लीड है तो उसने मुझे उससे दूर रहने के लिए क्यों कहा। बाद में शाओ यान से मिलती है। कहती है यदि तुम सिया को पाना चाहती हो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जियांग को लू फैमिली से हटवा सकती हूँ और तुम्हें तुम्हारा प्यार दिलवा सकती हूँ। वो कहता है तुम मेरी मदद क्यों करोगी। वो कहती है मैं जियांग से नफरत करती हूँ। बाद में सिया और जियांग मिलते हैं तो कोई उनकी फ़ोटोज़ खींचता है। वहीं जियांग ने सिया को खुश करने के लिए कुछ प्रॉप्स खरीदे होते हैं और मन ही मन खुश होता है। तभी जियांग और सिया का फ़ोटो उसे आता है। उसमें लिखा होता है तुम विलन हो जो मेन कैरेक्टर को मिलने नहीं दे रहे हो। मेन कैरेक्टर हमेशा साथ ही रहते हैं। जिससे उसे गुस्सा आता है और वो चीज़ें फेंक देता है। बाद में मिस बाई दादाजी को समझाती है कि सिया और यन की शादी करा देनी चाहिए। पर ये सब कुछ जियांग सुन रहा था तो भी सिया वहाँ पे आती है और कहती है तुम जैसे भी हो मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। और फिर उसका हाथ पकड़ के उनके सामने लेकर जाती है। कहती है मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है और यही मेरा फ्यूचर में पार्टनर बनेगा। तो जियांग भी कहता है कि मेरा प्यार सच्चा है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो शाओ कहती है कि तुम दोनों फिर से वापस हो गए एक।
तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते हो? फिर सिया को अचानक चेस्ट में पेन होने लगता है। तभी फ़ोन भी आता है कि उसका फादर का एक्सीडेंट हुआ है, तो वो हॉस्पिटल जाती है। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को बदल दिया था, तो ये कैसे हुआ? वो कहती है मैंने मना किया था ना उनको कार नहीं चलाने देना है। वो कहते हैं कि हमने कार नहीं चलाने दी, पर वो चल के जा रहे थे तब भी उनका एक्सीडेंट हो गया। तो वो जियांग से कहती है कि मुझे हमेशा लगता है हमें कोई करीबी से देख रहा है, नज़र रख रहा है हम पे। तो जियांग उसे कहता है कि मेरे पास प्लान है उसे पकड़ने का। फिर हमें एक मैजिक शो दिखाया जाता है, तो जियांग कहता है कि जितना हम दोनों एक दूसरे के करीब रहेंगे वो उतना ज़्यादा गुस्सा होगी और हमारे सामने आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है। सिया कहती है कि क्या तुम इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो? वो कहता है कि हाँ, वैसे तो इसी बहाने मुझे तुम्हारे पास रहने का भी मौका मिल जाएगा, क्योंकि हम दोनों को अलग करना चाहते हैं वो, तो जितना हम करीब रहेंगे वो मजबूर हो जाएंगे हमारे सामने आने के लिए। फिर होस्ट अनाउंस करता है कि आप में से कोई एक लकी मेंबर को यहाँ पे आने का मौका मिलेगा। फिर सिया की तरफ इशारा करके कहते कि यही वो लकी मेंबर है। सिया को तो सब कुछ पहले से ही पता था, तो सिया वो पिंजरे के अंदर जाती है और फिर गायब हो जाती है। जियांग समझ जाता है कि उन्होंने अपना प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है, तो वो उसे ढूंढने चला जाता है। वहीं पर सिया को एक रूम में रखा होता है, जहाँ पर वही लड़की होती है जिसने मास्क पहना होता है। वो कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो लड़की कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार वार्न किया था कि तुम जियांग से दूर रहो, इसके बाद भी तुम नहीं दूर रहती हो, तो फिर तुम्हारी लाइफ में जो भी ट्रेजेडी हो उसके लिए ब्लेम मत करना। वो कहती है कहना क्या चाहती हो? तो वो कहती है कि यदि तुम जियांग से दूर नहीं रही तो तुम्हारी फैमिली में काफ़ी कुछ हो सकता है, जिससे कि तुम्हारी फैमिली बैंकक्रप्ट हो सकती है, तुम्हारे साथ भी काफ़ी कुछ बुरा हो सकता है और तुम्हारी पूरी फैमिली को लू फैमिली टेक ओवर कर लेगी। तो सिया को याद आता है कि पिछली लाइफ में ऐसा ही सब कुछ हुआ था, यानी कि ये सब कुछ इसी ने किया था। पर ये कैसे कर सकती है ये सब? वो कहती है कि यदि मैं जियांग से दूर रहूँ तो मुझे किसके साथ रहना चाहिए? तो वो कहती है कि तुम्हारे फियांसे यन के साथ, वही इस मेन कैरेक्टर का हीरो है। वो कहती है कि यदि मैं जियांग से दूर रहूँगी तो क्या ये सारी ट्रेजेडी नहीं होगी? तो वो कहती है कि मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ इसके बाद तुम्हारी लाइफ एकदम ईज़ी हो जाएगी। तो वो उसे हाथ मिलाती है, पर वो हाथ पे वही निशान होता है जैसा मिस स्याओ के हाथ पे था। तो उसका तुरंत मांस हटा लेती है। वो कहती है मिस स्याओ तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तो वो कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही क्लेवर हो और ज़्यादा ही मिसबिहेव कर रही हो, इसलिए तुम्हें ज़रूर सज़ा मिलेगी। फिर वो वही लड़की को बुलाती है जिसने पिछली लाइफ में उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया होता है, पर जियांग सही समय पर आके उसे बचा लेता है। वो कहती है कि तुम दोनों मेरा टास्क कंप्लीट क्यों नहीं करने देते? वो कहते हैं टास्क? तो वो सब कुछ सच-सच बता देती है कि वो टाइम ट्रैवल करके आई है बुक में से और मुझे टास्क दिया गया है कि इस कहानी की हीरोइन को उसके हीरो के साथ मिलाना है और यदि मैं ये टास्क कंप्लीट कर पाऊँगी तो ही मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा पाऊँगी। तो सिया कहती है कि जियांग तुम तो मेल लीड हो नहीं, तो तुमने मुझे झूठ बोला। तो जियांग हँस के कहता है कि जो हीरोइन के साथ रहेगा वही ऑटोमेटिकली मेल लीड हो जाएगा। तो स्याओ को और ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुमने क्या मुझे इनविजिबल समझ के रखा है जो मेरे सामने ही फ्लर्टिंग चालू कर दी है। यदि मैं तुम दोनों को अलग नहीं कर पाई तो हम लोग साथ में मरेंगे, पर तुम लोगों को मैं साथ में नहीं रहने दूंगी। तो वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। यहाँ कहता है कि यदि मुझे सिया के साथ मरना भी पड़े तो मैं खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हूँ। बाद में हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि हॉस्पिटल में उन लोगों ने यही तो प्लान बनाया था कि वो किसी भी तरीके से उसको ब्लैकमेल करेगी, पर हमें ब्लैकमेल नहीं होना है। वो गुस्से में आकर बटन दबा देती है, पर जियांग और सिया बाहर निकल जाते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ के रूम के अंडरग्राउंड टनल से बचकर निकले होते हैं। फिर वो दोनों हक करके कहते हैं कि फाइनली अब हम हमेशा साथ रह पाएंगे। बाद में हमें दिखाया जाता है कि दोनों अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पर ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना। वैसे आपको इस ड्रामा में कौन सी चीज़ पसंद नहीं आई वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।